यादव समुदाय में गोत्र व्यवस्था एक जटिल और बहुआयामी सामाजिक संरचना है जो प्राचीन भारतीय परंपराओं में निहित है। यह रिपोर्ट यादव जाति में गोत्र के अर्थ, इसकी ऐतिहासिक और पौराणिक जड़ों, प्रमुख गोत्रों और उनके क्षेत्रीय वितरण, विवाह प्रथाओं में इनकी भूमिका और इनके समाजशास्त्रीय व मानव शास्त्रीय महत्व का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करती है। गोत्र केवल वंशावली की पहचान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक संगठन, आनुवंशिक स्वास्थ्य और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यादव की पहचान चंद्रवंशी क्षत्रियों के रूप में है जो महाराजा यदु और भगवान कृष्ण से अपनी वंशावली जोड़ते हैं। अहीर समुदाय के साथ उनका गहरा संबंध है, जहां यादव और अहीर शब्द अक्सर पर्यायवाची के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। हालांकि उनकी वर्ण स्थिति को लेकर ऐतिहासिक रूप से विभिन्न मत रहे हैं। आधुनिक संदर्भ में गोत्र प्रणाली सामाजिक गतिशीलता, संस्कृतिकरण और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए हैं। सबसे पहले देख लेते हैं गोत्र की परिभाषा, उत्पत्ति और विकास। गोत्र प्राचीन भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण परंपरा है जिसका संबंध वंश, कुल या वंशावली से है। यह मुख्य रूप से हिंदू समाज में व्यक्ति की वंशीय पहचान को दर्शाता है। संस्कृत में गोत्र का शाब्दिक अर्थ गायों का समूह या रक्षा करने वाला है। परंपरागत रूप से गोत्र एक विशेष ऋषि के वंशजों के समूह का प्रतिनिधित्व करता है और उस ऋषि को उस गोत्र का प्रवर्तक माना जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति भारद्वाज गोत्र का है तो इसका अर्थ है कि वह महर्षि भारद्वाज के वंश से संबंधित है। गोत्र का उल्लेख सबसे पहले वैदिक साहित्य में मिलता है और इसे ऋषियों से जोड़ा गया है। माना जाता है कि ऋषि समाज के पहले विद्वान और गुरु थे और उनके ज्ञान तथा तपस्या से प्रभावित होकर उनके शिष्यों ने अपने वंश की पहचान उनके नाम पर बनाई। इन शिष्यों और उनके वंशों को ही उस ऋषि का गोत्र प्राप्त हुआ। यह व्यवस्था मूल रूप से ब्राह्मणों में प्रमुख थी, लेकिन बाद में ऋषियों, वैष्णव जैसे अन्य समुदायों द्वारा भी इसे अपनाया गया। गोत्र शब्द का दोहरा अर्थ गायों का समूह या रक्षा करने वाला और ऋषियों के साथ इसका जुड़ाव पारंपरिक सामाजिक संरचनाओं का संकेत देता है, जहां आध्यात्मिक मार्गदर्शन और सामुदायिक कल्याण गायों के धन के रूप में वंशावली से जुड़े हुए थे। यह एक व्यापक, संभवतः देहाती या सुरक्षात्मक अर्थ से एक सख्त पितृवंशीय अर्थ में परिवर्तन को दर्शाता है, खासकर जब इसे विभिन्न वर्णों द्वारा अपनाया गया। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि गोत्र एक गतिशील प्रणाली थी जो अपने आध्यात्मिक मूल से हटकर विभिन्न वर्णों में सामाजिक, आर्थिक और संगठनात्मक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अनुकूलित हुई, न कि केवल एक स्थिर धार्मिक अवधारणा के रूप में। गोत्र प्रणाली पारंपरिक भारतीय समाज में कई महत्वपूर्ण कार्य करती है। वंशावली की पहचान, यह वंश परंपरा की पहचान का एक प्राथमिक साधन है। शुद्धता बनाए रखना, इसका एक मुख्य उद्देश्य एक ही गोत्र के भीतर विवाह को रोकना था। एक ही गोत्र के लोग एक ही वंश के माने जाते हैं, इसलिए समान गोत्र में विवाह करने से रक्त संबंध की अशुद्धि की संभावना रहती है। यह सुनिश्चित करता है कि निकट संबंधियों के बीच विवाह न हो। ज्ञान का संरक्षण, यह वैदिक ऋषियों की विद्या और शिक्षाओं को संरक्षित रखने का एक साधन भी था। पारिवारिक और सामाजिक पहचान, गोत्र प्रणाली प्रत्येक व्यक्ति को एक विशिष्ट पहचान देती है जिससे उनके पूर्वजों का सम्मान बना रहता है और परिवार की सामाजिक संरचना व व्यक्तिगत पहचान मजबूत होती है। सामाजिक अनुशासन, यह समाज में विवाह और वंशानुक्रम को व्यवस्थित करता है जिससे सामाजिक और धार्मिक अनुशासन बना रहता है। आधुनिक संदर्भ में भी गोत्र प्रणाली सांस्कृतिक पहचान और पारिवारिक मूल्यों का प्रतीक बनी हुई है। यह हमें हमारी जड़ों और परंपराओं से जोड़ती है। इसके अतिरिक्त गोत्र प्रणाली आनुवंशिक स्वास्थ्य के संरक्षण में सहायक मानी जाती है, क्योंकि यह जीन पूल की विविधता को प्रोत्साहित करती है। यह केवल एक धार्मिक व्यवस्था नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक और सामाजिक संरचना भी है जो आज भी प्रासंगिक है। वंशावली की शुद्धता और रक्त संबंध की अशुद्धि को रोकने पर गोत्र बहिर्विवाह के माध्यम से जोड़ आधुनिक अनुवांशिक द्वारा आनुवंशिक विविधता के सत्यापन के साथ मिलकर आधुनिक अनुवंशिकी से बहुत पहले वंशानुगत स्वास्थ्य की एक प्रकृष्ट, यद्यपि अनुभजन रूप से व्युत्पन्न समझ को प्रकट करता है। यह गोत्र प्रणाली के कुछ पहलुओं के लिए एक व्यवहारिक, न कि विशुद्ध रूप से कर्मकांडी आधार पर सुझाव देता है।
यादव राजवंश की पौराणिक और ऐतिहासिक उत्पत्ति। यदु कृष्ण चंद्रवंशी। यादव राजवंश भारत के सबसे प्राचीन और प्रमुख वंशों में से एक है, जिसका इतिहास महाभारत और रामायण काल जितना पुराना है। यादव शब्द का शाब्दिक अर्थ महाराज यदु के वंशज है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यादव की वंशावली भगवान ब्रह्मा से शुरू होती है, जिनसे अत्रि, चंद्रमा, चंद्र देवता, बुध, पूर्वा, आयु, नहुस और अंत्य अयाति उत्पन्न हुए। महाराज यदु अयाति और उनकी पत्नी देवयानी के पुत्र थे और उन्हें यादव वंश का संस्थापक माना जाता है। यादव को चंद्रवंशी क्षत्रिय के रूप में पहचाना जाता है, जिसका अर्थ है कि वे चंद्र राजवंश से संबंधित हैं। पूर्वा उनकी वंशावली में एक महत्वपूर्ण पूर्वज को चंद्रवंश का पहला राजा माना जाता है। महाराज यदु के कई पुत्र थे। सहस्त्रजीत और क्रोष्टा विशेष रूप से प्रसिद्ध हुए। है वंशी यादव। यदु के ज्येष्ठ पुत्र सहस्त्रजीत के वंशज है वंशी यादव क्षत्रिय कहलाए। इस वंश में सहस्त्र भुजाओं वाले अर्जुन जैसे पराक्रमी राजा हुए। सातवत वंश। यदु के दूसरे पुत्र क्रोष्टा के वंशजों में सातवत नामक एक प्रतापी राजा हुए, जिनके नाम पर यादव को कई जगहों सातवत वंशी भी कहा गया है। सातवत के 7 पुत्र थे, जिनमें वृष्णि और अंधक कुल ने विशेष ख्याति प्राप्त की। भगवान कृष्ण का वंश। भगवान कृष्ण का अवतार वृष्णि वंश में हुआ था, जिससे यह वंश अत्यंत पवित्र और प्रसिद्ध हुआ। उनकी माता देवकी का जन्म अंधक वंश में हुआ था। वसुदेव कृष्ण के पिता और नंद बाबा कृष्ण के पालक पिता दोनों वृष्णि वंशावली यादव और चचेरे भाई थे। यादव प्राचीन काल में भारत के विभिन्न हिस्सों में फैले, जिनमें अरावली क्षेत्र, गुजरात, नर्मदा घाटी, उत्तरी ढक्कन और पूर्वी गंगा घाटी शामिल है। मथुरा और द्वारका यादव शक्ति के महत्वपूर्ण केंद्र बने। ये विस्तृत पौराणिक और ऐतिहासिक वंशावली यादव समुदाय के भीतर सामूहिक पहचान और स्थिति के दावे के एक मूलभूत कथा के रूप में कार्य करती है। यदु और कृष्ण के वंशज होने तथा चंद्रवंशी क्षत्रिय होने पर जोर सामाजिक स्त्रीकरण के संदर्भ में उनकी कुलीनता और प्राचीन विरासत के दावों को रेखांकित करता है। यह वंशावली संबंधित विवरण केवल ऐतिहासिक अभिलेख नहीं है, वे पहचान को वैध बनाने और उच्च वर्ण स्थिति का दावा करने के लिए एक शक्तिशाली कथा प्रदान करते हैं, खासकर जब पारंपरिक व्यवसाय के कारण सामाजिक धारणाएं निम्न हो सकती थी। ये वंशावली खाते एक सांस्कृतिक चार्टर के रूप में कार्य करते हैं, जो एक साझा अतीत प्रदान करते हैं, जो विविध उपसमूहों को एकजुट करता है और सामाजिक पदानुक्रम में एक प्रतिष्ठित स्थान के लिए उनके दावे को उचित ठहराता है। यादव और अहीर शब्द अक्सर पर्यायवाची के रूप में उपयोग किए जाते हैं, विशेष रूप से हिंदी भाषी क्षेत्रों, पंजाब और गुजरात में। अहीर शब्द संस्कृत के आभीर शब्द से उत्पन्न हुए हैं, जो एक योद्धा पशुपालक समुदाय को संदर्भित करता है। अहीर स्वयं को यदुवंशी मानते हैं और यह धारणा है कि भगवान कृष्ण स्वयं अहीर थे। ऐतिहासिक रूप से अहीर, गोप, ग्वाला, गौली, गोला, कुनार और मनियार जैसे विभिन्न समूह, जिनका पारंपरिक व्यवसाय पशुपालन और दूध व्यापार था, व्यापक यादव पहचान के तहत एकजुट हुए। महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों यादव को देहाती ग्वाले के रूप में संदर्भित करते हैं। यादव या अहीरों की वर्ण स्थिति को लेकर परस्पर विरोधी विचार मौजूद हैं। कुछ स्रोत यादवों को प्रारंभ से ही क्षत्रिय बताते हैं और अहीरों को इस क्षत्रिय वंशावली का हिस्सा मानते हैं। हरिवंश पुराण स्पष्ट रूप से पुष्टि करता है कि यादव और आभीर मूल रूप से एक क्षत्रिय वंश के थे। हालांकि उनके पारंपरिक पशुपालन व्यवसाय के आधार पर अन्य दृष्टिकोणों ने उन्हें वैश्य या यहाँ तक कि शूद्र के रूप में वर्गीकृत किया। इस निम्न कर्मकांडी स्थिति का श्रेय कभी कभी उनकी खनाबदोष जीवन शैली को दिया जाता है, जिससे अनुष्ठानिक शुद्धता का पालन करना मुश्किल हो जाता है, या पशुओं के बधियाकरण और दूध बेचने जैसी प्रथाओं को, जिन्हें अपवित्र माना जाता था। एक उल्लेखनीय विरोधाभास में मनुस्मृति में अहीरों को ब्राह्मण कहा गया है, जिनमें कहा गया है कि वो ब्राह्मणों के बच्चे हैं, जिन्हें अलगाव के कारण गलत तरीके से शूद्र कहा गया। यह अन्य वर्गीकरणों के बिल्कुल विपरीत है। यादव या अहीरों के विभिन्न वर्णों, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और एक उदाहरण में ब्राह्मण भी, इनमें विरोधाभासी वर्गीकरण ऐतिहासिक भारत में जाति पहचान की तरलता और विवादास्पद प्रकृति को प्रकट करते हैं। यह अस्पष्टता संभवतः संस्कृतिकरण आंदोलन को बढ़ावा देती है, जहां समुदाय ने
अपनी देहाती व्यवसाय के बजाय अपनी प्राचीन शाही वंशावली और मार्शल चरित्र पर जोर देकर अपनी क्षत्रिय स्थिति को मजबूत करने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास किया। यह इस बात का प्रकाश डालता है कि जाति एक अस्थिर सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत प्रणाली नहीं थी, बल्कि एक गतिशील सामाजिक संरचना थी जो आर्थिक भूमिकाओं, राजनीतिक शक्ति और समुदाय द्वारा अपनी स्थिति को फिर से परिभाषित करने के लिए चल रहे प्रयासों से प्रभावित थी। यादव आंदोलन की यादव उपनाम अपनाने और क्षत्रिय स्थिति का दावा करने में सफलता इस गतिशीलता का प्रमाण है। यादव समुदाय को मोटे तौर पर उनकी वंशावली और उत्पत्ति के आधार पर 3 मुख्य सामाजिक वर्गों में वर्गीकृत किया गया है: यदुवंशी, नंदवंशी और ग्वालवंशी। यदुवंशी, इन्हें महाराजा यदु के प्रत्यक्ष वंशज माना जाता है। नंदवंशी, परंपरागत रूप से ये भगवान कृष्ण के पालक पिता राजा नंद से अपनी वंशावली का पता लगाते हैं। हालांकि आधुनिक ऐतिहासिक दृष्टिकोण बताते हैं कि नंदवंशी और यदुवंशी मौलिक रूप से समानार्थी हैं, क्योंकि नंद बाबा स्वयं एक निकट संबंधी और यदुवंशी थे, और चूंकि नंद का कोई जैविक पुत्र नहीं था, इसलिए राजकुमार कृष्ण यानी कि एक यदुवंशी नंदवंश के पूर्वज बने। अब आता है ग्वालवंशी। ये भगवान कृष्ण के ग्वाल सखाओं से जुड़े हैं या यदुवंशी राजा गौर के वंशज माने जाते हैं, जो गाय पालने के कारण ग्वालवंशी के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। यादव शब्द में अहिर, कृष्णौट, मधुरोत, गौली, गोला, कोनार, मनियार, जादव, जादम, गोप, गोपी, घोष, राव, राय, चौधरी, दास, चंद्र, आर्य और कई अन्य सहित कई पारंपरिक उपजातियां और क्षेत्रीय समूह शामिल हैं। नंदवंशी और ग्वालवंशी पहचानों का विकास, यद्यपि उनके अंतिम संबंध यदुवंशी वंशावली से है, यह दर्शाता है कि कैसे व्यावसायिक भूमिकाओं और विशिष्ट पौराणिक संबंध एक बड़े जाति समूह के भीतर विशिष्ट उप पहचानों के निर्माण का कारण बन सकते हैं। यह साझा वंश और सामाजिक सांस्कृतिक भिन्नता के बीच परस्पर क्रिया को प्रदर्शित करता है। यह घटना इस बात का प्रकाश डालती है कि जाति पहचान केवल वंशावली वंश द्वारा निर्धारित नहीं होती है, बल्कि सांस्कृतिक आख्यानों, व्यावसायिक भूमिकाओं और सामाजिक स्तरीय प्रक्रियाओं द्वारा भी आकार लेती है, जिससे एक जटिल बहुस्तरीय पहचान संरचना बनती है। यादव से जुड़े प्राथमिक ऋषि गोत्र जैसे अत्रि। यादव समुदाय एक विशाल समुदाय है जिसे अनुमानतः 1700 से अधिक गोत्र हैं। हालांकि केवल 64-65 को ही मौलिक माना जाता है। प्रत्येक गोत्र का अपना अनूठा इतिहास और कहानी है। अत्रि गोत्र को यदुवंशी का मूल या प्राथमिक गोत्र माना जाता है। इसकी उत्पत्ति वैदिक ऋषि अत्रि से जुड़ी है, जो ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक थे और ऋग्वेद में व्यापक रूप से उल्लिखित सप्तऋषियों में एक प्रमुख व्यक्ति थे। अत्रि गोत्र को भगवान कृष्ण के परपोते वज्रनाभ से भी जोड़ा जाता है। यह एक दोहरा उत्पत्ति आख्यान जुझाता है, जो संभवतः पुरोहितकारों के लिए ऋषि अत्रि से आध्यात्मिक कर्मकांडी संबंध और शासक योद्धा वर्ग के लिए कृष्ण के वंशजों के माध्यम से प्रत्यक्ष जैविक वंशावली को दर्शाता है। अत्रि के अलावा अन्य ऋषि गोत्र भी विभिन्न यादव वंशों से जुड़े हैं, जिनमें मारीचि, पुलस्त्य, पुल्ल, कर्तु, वशिष्ठ और कौशिक शामिल हैं। कई ऋषि गोत्रों की उपस्थिति अत्रि को यदुवंशियों के लिए मूल गोत्र के रूप में नामित करना है, और अत्रि गोत्र के लिए दोहरे उत्पत्ति आख्यान ऋषि अत्रि बनाम कृष्ण के वंशज वज्रभान यादव समुदाय के भीतर गोत्र अपनाने और अनुकूलन की एक जटिल प्रक्रिया का सुझाव देते हैं। यह इंगित करता है कि गोत्र संबद्धता का अर्थ हमेशा ऋषि से प्रत्यक्ष जैविक वंश नहीं हो सकता, बल्कि यह आध्यात्मिक पालन, एक ऐतिहासिक संबंध या सामाजिक संरचना के लिए बाद में अपनाया गया हो सकता है। यह जटिलता गोत्र की एक सरल समझ को चुनौती देती है, इसे एक प्रगतिशील सामाजिक उपकरण के रूप में प्रकट करती है, जिसका उपयोग एक बड़े और विविध समुदाय के भीतर विभिन्न उद्देश्यों, आध्यात्मिक विरासत की पहचान, जैविक वंशावली का पता लगाने और विवाह गठबंधनों को संरक्षित करने के लिए किया जाता है। यादव समुदाय के भीतर कई प्रमुख गोत्र हैं, जिनमें से प्रत्येक के अपने विशिष्ट वंशावली और ऐतिहासिक संबंध हैं। वृष्णि गोत्र, जिसे कृष्णौट या कृष्णौट या सातवत वंश, यदु के पुत्र क्रोष्टा के वंशज से उत्पन्न सबसे प्रसिद्ध और स्वतंत्र गोत्रों में से एक है। भगवान कृष्ण
वसुदेव और नंद बाबा सभी विष्णु गोत्र से थे। अंधक गोत्र सातवत वंश का एक और प्रमुख गोत्र है। भगवान कृष्ण की माता देवकी इसी कुल में जन्मी थी। है वंशी गोत्र वितिहोत्र या है गोत्र या यदु के बड़े पुत्र सहस्त्रजीत के वंशज हैं। इस वंश में कार्तवीर अर्जुन जैसे शक्तिशाली व्यक्ति हुए। यह मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। भोज गोत्र मथुरा के यादवों से जुड़ा है, जो यदु के पोते भोज के वंशज हैं। ग्वाल वंशी या गोपाल वंशी गोत्र यदुवंशी राजा गौर के वंशज हैं, जो गाय पालने के कारण प्रसिद्ध हुए। जादम गोत्र माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति भगवान श्री कृष्ण के पुत्र से हुई है। मधुवंशी या मधुरोट गोत्र राजा यदु के करीबी सहयोगी के वंशज हैं। वे मथुरा से उत्तरी बिहार में जाकर बस गए। बनाफर गोत्र बुंदेलखंड से बनाफर के वंशज हैं। प्रसिद्ध यदुवंशी अल्लाह और उदल इसी गोत्र से संबंधित हैं। फाटक गोत्र यह प्रमुख घोसी ठाकुर अहिर गोत्र है, जो मथुरा के यदुवंशी राजा दिगपाल यदुवंशी से वंशज हैं। ढलहोर गोत्र एक स्वतंत्र यदुवंशी गोत्र है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह राजस्थान के ढूंढार क्षेत्र से उत्तर प्रदेश, कानपुर, पूर्वांचल और बिहार के कुछ हिस्सों में प्रवास कर गया। इनकी कुल देवी योग माया या कैला देवी है। दहिया गोत्र विदर्भ के राजा दहीभद्र यदुवंशी से उत्पन्न हुए हैं, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और अहिरवाल में पाए जाते हैं। घोसी ठाकुर चेदी के यदुवंशी राजा दमघोष के वंशज हैं। इस गोत्र में 200 से अधिक उपगोत्र हैं, जो मुख्य रूप से ब्रज, मध्य प्रदेश और अफगानिस्तान में पाए जाते हैं। कौशल्या गोत्र राजा कौशल देव सिंह के वंशज हैं, जिनका मुख्य ठिकाना अहिरवाल है। सम्मा गोत्र सिंध से भारत आए सम्मा अहिर परिवारों से जुड़ा है, जो गुजरात में बस गए। खिमानिया गोत्र महाभारत के प्रसिद्ध यदुवंशी योद्धा सात्यक के वंशज हैं। रोहिणी गोत्र दाऊ बलराम जी के वंशज हैं, जिनका मुख्य ठिकाना वज्र और मध्य प्रदेश माना जाता है। यादव गोत्रों की बड़ी संख्या और क्षेत्रीय विविधता, साथ ही उनकी विविध उत्पत्ति यदु के पुत्रों के प्रत्यक्ष वंश से लेकर कृष्ण के पुत्र, व्यवसायिक समूहों और यहाँ तक कि विशिष्ट क्षेत्रीय राजाओं तक यह दर्शाती है कि यादव समुदाय के भीतर गोत्र ऋषियों से पितृवंशीय वंश की एक समान प्रणाली नहीं है, बल्कि एक जटिल बहुस्तरीय प्रणाली है, जिसमें वंशावली, ऐतिहासिक संबंधों और क्षेत्रीय पहचान के विभिन्न रूप शामिल हैं। यह एक लचीली और अनुकूलित सामाजिक संरचना का सुझाव देता है। यह इस बात की ओर इशारा करता है कि गोत्र शब्द का उपयोग यादव समुदाय के भीतर एक व्यापक रूप से कुल या उप वंशावली को दर्शाने के लिए किया जाता है, जो वैदिक ऋषि से सीधे संबंधित हो सकता है और नहीं भी। यह एक ऐसी प्रक्रिया को दर्शाता है जहां शक्तिशाली क्षेत्रीय नेताओं, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं या विशिष्ट व्यावसायिक समूहों ने अपनी स्वयं की अंतर्विवाही इकाई बनाई, जिन्होंने फिर अपनी सामूहिक पहचान और विवाह विनियम के लिए गोत्र को एक लेवल के रूप में अपनाया। बाकी की जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर और डिटेल में जानना चाहते हैं तो जरूर कमेंट कीजिएगा। नमस्कार, जय यादव, जय माधव।